नमस्कार, मैं मोहित चौधरी। आप देख रहे हैं बोफोर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से पहले हमने पढ़ा था मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टी थी, इन सब के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले हमारी बोफोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल की क्लास आप देख सकते हैं, जिसमें मेडिवल इंडिया के बारे में हमने विस्तार से बताया है। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली जो डायनेस्टी है वो है स्लेव डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? स्लेव डायनेस्टी है। और इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया, किसने? मोहम्मद गोरी ने। जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया तो दिल्ली की सत्ता पर जिस अपने गुलाम को बैठाया उस गुलाम का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए हम इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, क्योंकि एक मोहम्मद गोरी का गुलाम दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये जान लेना कि इस डायनेस्टी में एक और ख़ास बात रही। दूसरी डायनेस्टीज़ की तरह स्लेव डायनेस्टी में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि राजा का बेटा ही राजा बना हो। कोई ऐसा गुलाम जो अपने आप में सक्षम हो उसी को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया। इसलिए भी इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। स्लेव डायनेस्टी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई जिसको क्या बोला जाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बोला जाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा। हालांकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस को बनाने के लिए सिर्फ 2.5 दिन का समय पर्याप्त नहीं था, लेकिन क्योंकि इस बिल्डिंग में पहले से ही संस्कृत का एक कॉलेज चल रहा था, इस कॉलेज को चेंज करके 2.5 दिन के समय में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की बिल्डिंग अजमेर के अंदर बनाई गई। इसलिए इस बिल्डिंग का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि एक उर्स का मेला 2.5 दिन के लिए यहाँ पर लगता था। उस मेले की वजह से इस बिल्डिंग का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा बन गया, जिसको एज ए मस्जिद भी यूज़ किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लक्स बक्स का टाइटल दिया गया। ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सैनिक स्कूल में आ सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को किस टाइटल से जाना जाता था। तो लक बक्स के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही दरियादिल इंसान था और वो अपने दरबार में दान के लिए जाना जाता था। लाखों रुपए दान देने की उसकी इस परंपरा को ही लक बक्स जैसी टाइटल से कुतुबुद्दीन ऐबक को नवाजा गया। लक बक्स मतलब जो लाखों दे दे या लाखों बक्स दे, उसी को क्या कहा जाता है? लक बक्स। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लक बक्स कहा गया। ये याद रखना आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत पोलो खेलते हुए हो गई थी, ये भी आपने याद रखना है। कुतुबुद्दीन के बाद दिल्ली की सत्ता पर उनका बेटा नहीं बल्कि उनका भतीजा बैठा, जिसका नाम था इल्तुतमिश। कौन बैठा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अपने आप में एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुब मीनार जो दिल्ली के अंदर है आप सब जानते हैं, उसका निर्माण किसने कराया? ये एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया ये आपने ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुतुब मीनार के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि कुतुब मीनार की जो नींव रखी वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, लेकिन इससे पहले वो कुतुब मीनार बनवा पाते, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूरा कराया। तो कई बार अगर आपसे पूछा जाता है कि कुतुब मीनार किसने बनवाई और उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं है तो आप इल्तुतमिश पर लगा सकते हैं, और अगर इल्तुतमिश का साइन नहीं है तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक को भी राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो अपने आप में ही जवाब होगा इल्तुतमिश।
तो आपने ये सारी बातें ध्यान रखनी हैं। चंगेज़ खान जो मंगोल से था, उन्होंने इल्तुतमिश के टाइम पे ही आक्रमण किया दिल्ली के अंदर, और ये बहुत बड़ा एक आक्रमण था। इस आक्रमण के बाद दिल्ली की सत्ता हिल गई और कमज़ोर पड़ गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली की सत्ता से स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गई, लेकिन हाँ कमज़ोर जरूर हुई। और इस कमज़ोरी को आहिस्ता आहिस्ता कारण माना जाता है कि स्लेव डायनेस्टी का जो खत्म होने का कारण रहा वो चंगेज़ खान का आक्रमण ही रहा, जो बाद में जाके कारण बना। जब सत्ता कमज़ोर हो जाती है तो उसको ख़त्म होने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन वो ख़त्म ज़रूर होती है। इल्तुतमिश के बेटे इस गद्दी पर नहीं बैठे, दिल्ली की गद्दी पर बैठी इल्तुतमिश की बेटी, जिनका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि रजिया सुल्तान कौन थी। तो रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाली पहली महिला शासक थी। यह आपने ध्यान रखना है, फर्स्ट मुस्लिम वुमन रूलर जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी। स्लेव डायनेस्टी में वो आती हैं। और हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि रजिया घिर गई गुंडों में। जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, उस इलाकों में जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा फंस जाता है किसी मुसीबत में, तो इस कहावत का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि रजिया सुल्तान के भी बहुत सारे दुश्मन थे, उनके भाइयों के साथ साथ दिल्ली सल्तनत के कुछ अमीर भी उनके खिलाफ थे, जिसके कारण पहले इन्हें दिल्ली की गद्दी से हटाया गया और बाद में इनकी मृत्यु कर दी गई। तो फंस गई रजिया गुंडों में की कहावत रजिया इसी रजिया सुल्तान के बारे में कहावत है। रजिया सुल्तान से पहले इल्तुतमिश ने एक ग्रुप बनाया था 40 स्लेव्स का, जिसको ग्रुप कहते हैं। वो ग्रुप एक तरीके से वो समिति थी जो पूरे राज में काम करेगी, काम देखेगी। मतलब राजा ने अपनी जिम्मेदारियों को एक तरीके से 40 लोगों में बांट दिया कि अब आप 40 का काम है कि आप 40 इस काम को संभालेंगे। कौन सा काम कैसे किस तरीके से होना है, इन्हीं 40 लोगों का काम होता था। सिर्फ राजा का काम होता था गद्दी पर बैठकर। तो इल्तुतमिश का ये अपने टाइम में एक बहुत ही अच्छा निर्णय माना जाता है। लेकिन आगे चलकर स्लेव डायनेस्टी के राजा बलबन ने कहा कि नहीं, 40 स्लेव्स उन्हें नहीं चाहिए, और उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया और कहा कि राजा ही सर्वोपरि है, राजा ही सारे निर्णय लेगा, किसी और स्लेव्स को कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बलबन को लग गया था कि बलबन अपने आप में कमज़ोर राजा था कि अगर ये 40 स्लेव्स रहे तो ये 40 स्लेव मिलकर बलबन की सत्ता को ख़त्म कर देंगे और खुद गद्दी पर बैठ सकते हैं। इसलिए बलबन ने यही सही समझा कि 40 स्लेव्स को ख़त्म करके अपने आप गद्दी पर बना रहे। लेकिन बलबन की यही गलती उन्हें लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी बना दिया। इसके बाद में स्लेव डायनेस्टी खत्म हुई तो बलबन को आप याद रखेंगे। बलबन किस लिए याद रखे जाएंगे कि जो 40 स्लेव्स का ग्रुप था उसको ख़त्म करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, जिसके कारण स्लेव डायनेस्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, क्योंकि 40 लोग जो डिसीजन लेते थे उसमें फिर सिर्फ राजा लेने लग गया, तो वो तमाम तरह के डिसीजन जो लेने चाहिए थे वो नहीं ले पाए। तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में इनफ है, हालांकि बहुत कुछ है, लेकिन सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत मैं समझता हूँ पर्याप्त है। अगर आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी है स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी के बाद आता है हमारी खिलजी डायनेस्टी, जो सेकंड डायनेस्टी है जिसने दिल्ली पर राज किया। दिल्ली पर राज करने वाली खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने इसको फाउंड किया, और इनके बेटे उसके बाद गद्दी पर बैठे अलाउद्दीन खिलजी। एक फिल्म है पद्मावत, जिसमें रणबीर सिंह ने एक रोल प्ले किया है, और वो रोल है अलाउद्दीन खिलजी का। अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप पद्मावत देख सकते हैं। आपको, क्योंकि आप जीके के स्टूडेंट हैं, तो इस तरह की जो हिस्ट्री की फिल्म्स होती हैं आपको देखती रहनी चाहिए। हालांकि फिल्में अपनी तरीके से अपने मनोरंजन के हिसाब से बनाई जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो बेटे थे जलालुद्दीन खिलजी के, जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी को
फाउंड किया था, फाउंडर थे। अलाउद्दीन खिलजी एक अपने आप में एक ऐसे राजा रहे जिन्होंने बहुत ही ब्रॉड माइंडेड काम किए, और उसी ब्रॉड माइंडेड में एक आता है दाग एंड चेहरा सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, दाग एंड चेहरा सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि जो उनकी सेना थी उसको सैलरी देना शुरू किया गया। किसको सैलरी देना शुरू किया गया? सेना को। अलाउद्दीन खिलजी जो पहला व्यक्ति है इतिहास के अंदर, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर, जिसने पेड सेना रखी। पहले होता क्या था कि कुछ ज़मीन दे दी जाती थी कि आपने इसी में खुद से खेती करनी है, और इस खेती में अगर कुछ हो गया तो आपने उसका घर चलाना, अपना घर चलाना, और जब राजा को ज़रूरत पड़ेगी तो आपको राजा के साथ लड़ना है। लेकिन खिलजी ने कहा नहीं, हम अपने सैनिकों को सैलरी देंगे। अब सैलरी दी तो अब उस समय अटेंडेंस का कोई सिस्टम तो होता नहीं था कि किसको सैलरी मिल गई किसको नहीं मिली, तो एक हुलिया बनाया गया जिसको चेहरा सिस्टम बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? चेहरा सिस्टम। कि इनका चेहरा कैसा दिखता है, इस चेहरे का हुलिया कैसा है। एक पेपर पे वो सारा हुलिया लिखा गया चेहरे का, और उसी हिसाब से, उस चेहरे के हिसाब से, हुलिये के हिसाब से पेमेंट दी जाती थी। जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय भी आप कई बार देखते होंगे कि आपसे पूछा जाता है कि आपके चेहरे पे अगर कोई निशान है, मार्क है, तो आप उसे बताइए। इन्हीं सारे चेहरे के मार्क्स और निशान को ध्यान में रख के एक चेहरा सिस्टम बनाया गया, जिसको हुलिया भी कह सकते हैं, हुलिया बनाया गया, और उस हुलिये के हिसाब से पेमेंट कर दी जाती थी। और घोड़ों के लिए दाग बनाया गया कि जितने भी घोड़े हैं, हॉर्सेज हैं, जितने भी हॉर्सेस हैं उन पर एक निशान बनाया गया। उस निशान से आपको पता चलता था कि ये घोड़ा, इतने नंबर का घोड़ा यहाँ पे था, यहाँ पे पहुँचा, सारी मतलब डिटेल जो है। तो एक दाग बना दिए, चेहरे हुलिया बनाया चेहरे का, और घोड़ों पे एक एक दाग बनाए। तो दाग और चेहरा सिस्टम ये है। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि जब सैलरी देनी शुरू की तो एक फिक्स्ड सैलरी जो है सभी सैनिकों को दी जाती थी। लेकिन उस समय पे किसी भी सामान के फिक्स्ड प्राइस नहीं थे। मतलब मेरे पास अगर गेहूं है तो मेरा मन था कि मैं 200 रुपये के बेचूं, 300 किलो बेचूं, तो मैं 200 रुपये किलो बेचता था। लेकिन जब मेरे ख़त्म हो जाते थे तो दूसरे के बच जाते थे, तो वही अनाज जो है 300 रुपये किलो हो जाता था। तो सैनिकों की जो सैलरी थी, वो जो ये अनवांटेड प्राइस था जिसको वो वहन नहीं कर पा रहे थे, उसी में ख़त्म हो जाता था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चली कि क्योंकि हम एक फिक्स्ड सैलरी सबको दे रहे हैं, लेकिन इस फिक्स्ड सैलरी में सैनिक अपना पर्याप्त रहन सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बाजार में जाके जो सामान है वो अनचाहे रेट पे खरीदना पड़ रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इतिहास के अंदर एक और बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने एक एमआरपी फिक्स्ड कर दी, मिनिमम प्राइस फिक्स्ड कर दिए कि इससे कम और इससे ज़्यादा आप ये चीज नहीं बेच सकते। तो रेगुलेट मार्केट प्राइस, हर सामान का जो कॉस्ट है। जैसे अब आप जाते हैं, आपको पता है कि जो सोप है वो 10 रुपए की मिलती है, जो कोई भी चीज़ है, मतलब हर एक चीज़ पे एक एमआरपी डला हुआ है, उस एमआरपी से ज़्यादा आपको दुकानदार नहीं बेच सकते। इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, हर एक सामान की एक मार्केट प्राइस फिक्स कर दी। तो इसलिए भी एक बहुत बड़ा काम जो है ये मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो काम हुआ, जो आज तक चल रहा है, कि रेगुलेटेड मार्केट प्राइस को किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट राजा हो जाते हैं, दाग एंड चेहरा सिस्टम की वजह से, फिक्स्ड सैलरी की वजह से, और उसके बाद मार्केट वैल्यू जो रेगुलेट करी उन्होंने सभी चीज़ों की, तो उसके लिए। अच्छा, इन्हीं के जो दरबार में थे एक पोएट थे जिनका नाम है अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का दूसरा नाम, या उन्हें दूसरे नाम से भी जानते थे, या फिर जलालुद्दीन के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी हुए, उन्होंने अपने कवि को एक टाइटल दिया जिसको बोलते हैं तोताए हिंद। क्या बोला जाता है अमीर खुसरो को? तोताए हिंद। क्वेश्चन बन सकता है कि अमीर खुसरो का दूसरा नाम क्या है, तो तोताए हिंद। और अमीर खुसरो खड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं, जो दिल्ली के आसपास बोली जाती है। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अमीर खुसरो ही जन्मदाता हैं खड़ी बोली के, और इसलिए इनको फादर ऑफ खड़ी बोली भी कहा जाता है, जो खड़ी बोली दिल्ली के आसपास बोली जाती है। तो ये थी खिलजी डायनेस्टी, और उसके बाद में खिलजी डायनेस्टी जो है धीरे धीरे
समाप्त हुई, और समाप्त होने के बाद जो है क्या, कौन सी आई, तुगलक डायनेस्टी आ गई। कौन सी डायनेस्टी आ गई, तुगलक डायनेस्टी आ गई। तो तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे गियासुद्दीन तुगलक। कौन थे, गियासुद्दीन तुगलक। हाँ बेटा, तो फाउंडर कौन थे, गियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने क्या बनाई, तुगलक डायनेस्टी बनाई। और ये तीसरा वंश है जो दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा है। पहला स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, अब तीसरे नंबर पर आता है तुगलक डायनेस्टी। और ये डायनेस्टी ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाली सबसे लॉन्गेस्ट डायनेस्टी है। कैसी डायनेस्टी है, लॉन्गेस्ट डायनेस्टी है। सबसे, बहुत सारे राजा इस समय हुए हैं, हम सभी राजों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट राजा हैं जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से उन्हें जाना जाए। देखो, फाउंडर अपने आप में इंपॉर्टेंट राजा हो जाता है, उसने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन किसी सत्ता को हटा के अपनी सत्ता कायम करना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो आप सभी डायनेस्टी के फाउंडर्स तो जरूर याद करेंगे। तो यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक जो है आप याद रखेंगे कि फाउंडर थे किसके, तुगलक डायनेस्टी के। क्लियर है। उसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद कौन आए, मोहम्मद बिन तुगलक, जो है इनके बेटे थे गियासुद्दीन तुगलक के। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप में एक बहुत, मैं समझता हूं एक ऐसे राजा थे जो बहुत आगे की सोच रखते थे, बहुत आगे की सोच रखते थे। लेकिन उस समय पे इतने आगे की सोच रखना ही उन्हें दुखदाई हुआ, और उनके बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए जो कभी पूरे नहीं हुए या फिर असफल हो गए। लेकिन जब बाद में इनके निर्णयों की कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे निर्णय क्यों लिए, इसकी व्याख्या करते हैं या इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो पाते हैं कि अगर उस समय पे ये सारे, तो इनके जो निर्णय थे अगर सही हो जाते तो अपने आप में ये एक बहुत नीम का पत्थर साबित होते, हिंदुस्तान को कहीं से कहीं ले जाने की ये क्षमता रखते थे। इनका एक ऐसा जो निर्णय जिसके बारे में बहुत आलोचना इसकी होती है कि मोहम्मद तुगलक ने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दी थी, देवगिरी शिफ्ट कर दी थी, जो कहां पे है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र, अब यहां से पूरा लाओ लश्कर पहले महाराष्ट्र गया, और महाराष्ट्र में आप जाने में जो है इतनी सारी उन्हें जब यहां से कूच कर रहे थे तो बीमारी फैल गई, हैजा फैल गया सेना में, क्योंकि वो स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाए, हैजा फैलने से मृत्यु हो गई। तो वहां गए, और वहां जाने के बाद जो है फिर ये हुआ कि वहां पे वो सत्ता नहीं चला पा रहे थे, तो फिर निर्णय हुआ कि नहीं, वापसी दिल्ली को हम अपनी कैपिटल बनाते हैं। तो इस निर्णय की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत आलोचना होती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जिनके लिए इन्हें कहा गया कि अच्छे तो थे, लेकिन क्योंकि वो लागू नहीं हो पा रहे थे, सफल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए इन्हें एक टाइटल दिया गया है वाइसफुल का। वाइसफुल में बेवकूफ, अकलमंद बेवकूफ, वाइसफुल अकलमंद बेवकूफ, एक ऐसा बेवकूफ जिसमें बहुत अकल थी, ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अच्छा, हमारे यहाँ पे कहावत भी है तुगलकी फरमान, और आपने भी सुना होगा कि ये तो तुगलकी फरमान है। तो तुगलकी फरमान भी वहीं से कि तुगलक पता नहीं कौन सा अपना फरमान जारी कर देते थे। वो शाम को बैठते थे, रात के 8 बजे कोई भी आते थे टीवी के सामने और एक फरमान जारी कर देते थे, जिसके और उसी फरमान को बोला जाता था तुगलकी फरमान। जैसे विपक्ष जो है मोदी जी के ऊपर बहुत आरोप लगाता है कि आप रात के 8 बजे आते हैं, टीवी के सामने आते हैं और कोई भी तुगलकी फरमान सुना के चले जाते हैं। तो वो जो कहावत है तुगलकी फरमान, वो कहाँ से आई है? मोहम्मद बिन तुगलक के ही वजह से आई है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे निर्णय लिए, बहुत अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। अच्छे निर्णय भी किन्हीं किन्हीं कारणों से इसके लागू नहीं हो पाए, जिस वजह से इन्हें टाइटल मिला वाइसफुल का। इब्न बतूता एक
कौन थे, विजिटर थे जो इन्हीं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इंडिया आए, इनकी कोर्ट में आए और यहाँ से कुछ सीखा होगा। जैसा मैंने अपनी क्लास में बताया कि क्यों आते थे, यहाँ से कुछ सीखने आते थे, यहाँ के बारे में जानने आते थे और फिर अपनी रिपोर्ट देते थे कि हिंदुस्तान के अंदर ये है वो है। इसी तरीके से अंग्रेज़ों को रिपोर्ट पहुँचती गई और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया चलो हम भारत में जाके क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो अंग्रेज बिजनेस करने के लिए आए और उनको ये किसने बताया होगा कि किस चीज़ का व्यापार करें, मसालों का व्यापार किसने बताया होगा? ये जो कोर्ट में विजिट करने लोग आते थे यही अपनी रिपोर्ट जाके वहां पे देते थे, अपनी बुक लिखते थे, इंडिया के बारे में लिखते थे, राजा के बारे में लिखते थे, यहाँ की कुछ कमियां लिखते थे, यहाँ की कुछ खामियां लिखते थे, यहाँ की कुछ मजबूतियां लिखते थे। हर चीज पे बारीकी से ध्यान देके ये जितने भी कोर्ट में विजिट करने आते थे इनका ये काम होता था। इनके बाद जो है कौन आए, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक और मैं निर्णय बता दूं, इन्होंने क्या काम किया कि तांबे के सिक्के जारी कर दिए, कॉइन जारी कर दिए, तांबे के कॉइन जारी कर दिए। उस समय पर चलते थे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन, लेकिन उनका नहीं, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन जो है हम यूज नहीं करेंगे, हम तांबे के कॉइन यूज करेंगे। अच्छा निर्णय था, बहुत अच्छा निर्णय था। गोल्ड और इसके कॉइन से अच्छा था कि हम तांबे के कॉइन बनाते, लेकिन इनके टाइम में भी एक दिक्कत ये आई, फर्जी कॉइन्स, मतलब नकली नोट, नकली कॉइन जो है छपने शुरू हो गए और सरकारी खजाना खाली हो गया, क्योंकि मार्केट के अंदर इतने नकली नोट थे, इतने नकली, सब ने अपने अपने घरों में तांबे के जो है सिक्के छाप लिए। तो इन्हें फिर वो फैसला भी बदलना पड़ा और उस फैसले की वजह से भी इन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। इनके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला जो एक महल था वो बनाया, फोर्ट बनाया, फिरोज शाह कोटला फोर्ट। किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इनके बारे में बस यही जानना इनफ है। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छी कृषि के लिए भी काम किए। और अब जब मैं कृषि की बात करता हूँ तो मुझे फिर एक और तुगलक का एक डिसीजन याद आता है। उन्होंने एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। अब एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा टैक्स क्यों लगाया? क्योंकि उस समय पर क्या, आज भी हिंदुस्तान की जो आर्थिक मजबूती कह लीजिए या आर्थिक निर्भरता कह लीजिए वो एग्रीकल्चर पर ही है। और ये नोटिस किया था किसने? तुगलक ने। कौन से तुगलक ने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमें अपना राज्य को मजबूत करना है तो एग्रीकल्चर पे हमें क्या करना पड़ा? टैक्स बढ़ाने होंगे। तो टैक्स बढ़ाए, लेकिन इसका उल्टा ये हुआ कि जो किसान थे वो मोहम्मद बिन तुगलक से भड़क गए और जगह जगह पर क्या हो गए? दंगे शुरू हो गए, या यूं कह लीजिए इनके खिलाफ एक आवाज उठनी शुरू हो गई। हाँ, जैसे मैं बात कर रहा था कि फिरोज शाह कोटला ने कैनाल्स भी बनाई बहुत सारी और सिटीज भी बनाई। फिरोज शाह तुगलक ने एक और टैक्स लगाया जिसका नाम था जजिया। कौन सा टैक्स लगाया? जजिया। जजिया टैक्स ऐसा होता था, देखिए दो तरह जजिया जो इतिहासकार हैं, एक तो ये मानते हैं कि जब नॉन मुस्लिम अपने किसी प्रार्थना स्थल पर जाते थे, जैसे कि आप वैष्णो देवी जाएं या फिर आप जो है कहीं शिव मंदिर कहीं जाएं, तो उस दर्शन के लिए वहां जाने के लिए आपको क्या देना पड़ता था? एक टैक्स। और उसी टैक्स का नाम क्या है? जजिया है। हालांकि जजिया को कई बार इस तरह से भी यूज किया गया है कि जिस सिटी में आप रह रहे हैं, जैसे हाउस टैक्स होता है, तो वो अगर नॉन मुस्लिम्स को सिर्फ देना होता था, मुस्लिम्स को नहीं देना होता था। इस टैक्स को बोलते थे जजिया। तो जजिया दोनों तरह के टैक्स, जजिया को दोनों तरह के टैक्सों में हमने इस्तेमाल किया है। अगर आप अपने किसी प्रार्थना स्थल पर जाएं और वहां पर टैक्स लगे तो उसको भी जजिया बोला गया, और केवल अगर नॉन मुस्लिम पर हाउस टैक्स लगे तो उसको भी जजिया टैक्स बोला गया है। अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आपको दोनों बता रहा हूं। और इसके बाद जो है क्या हुआ, जो इसमें राजा रहे, देखिए राजा इसमें बहुत सारे रहे, लेकिन फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जो है। आपने बस ये तीन राजा के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इनफ है। और तैमूर ने फिर 1398 पर दिल्ली सल्तनत पर एक भयंकर तरीके से
एक भयंकर तरीके से क्या किया, आक्रमण किया और इस सत्ता को हिला दिया। बहुत सारे राजा रहे, लॉन्गेस्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत पर याद करने वाले, लेकिन सब कमजोर रहे। जो फिरोज शाह कोटला के बाद कोई ऐसा बड़ा राजा नहीं हुआ जिसने इतनी तरीके से दम दिखाया हो। लेकिन तैमूर ने जब, अब तैमूर जो सैफ अली खान का बेटा है, उसका नाम तैमूर है, उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। वो तो वही इसी वजह से कंट्रोवर्सी हुई, इसी तैमूर की वजह से, कि तैमूर तो जो नाम है वो नाम है जिसने दिल्ली सल्तनत में इतना भयंकर हमला किया था। आप उससे प्रेरणा लेकर अगर आप अपने बेटे का नाम रख रहे हैं तो ये अपने आप में एक गलत मैसेज हो जाता है। तो इसलिए तैमूर जो है विवादों में रहे। लेकिन सब, अब ऐसा होता है कि हमला तो बाबर ने भी किया, लेकिन बाबर हिंदुस्तान के हो गए, तैमूर ऐसा नहीं हुआ, तैमूर हिंदुस्तान के नहीं हुए। तैमूर क्या किया, हमला किया, लूटपाट करी और चले गए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अपने एक वफादार को बैठाया जिसका नाम था खिज्र खान, और यहीं से सैयद डायनेस्टी की शुरुआत होती है। क्या होती है, सैयद डायनेस्टी की शुरुआत होती है। और जो ये खिज्र खान थे, इन्होंने क्या कहा, हमेशा अपने आप को क्या कहा कि मैं जो हूं तैमूर का एक तरीके से क्या बोलेंगे, मतलब तैमूर ने मुझे बैठाया है, मैं कोई सुल्तान नहीं हूं। ये अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं मानते थे, अपने आप को सुल्तान नहीं मानते थे। ये सिर्फ मानते थे कि मैं यहां पर तैमूर की तरफ से बैठा हुआ एक ऐसा राजा हूं जो सिर्फ तैमूर के इशारों पर दिल्ली की गद्दी पर राज कर रहा है। लेकिन जो खिज्र खान के सन हुए, अब सन कौन हुए, ये आप मुझे, मैं आपको होमवर्क छोड़ दे रहा हूं ये, कि आप मुझे बताएंगे कि तैमूर खान ने जिसको बैठाया खिज्र खान को, तैमूर ने जो खिज्र खान बैठाए उनके बेटे का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। और इसके बाद सैयद डायनेस्टी में इतना ही, इससे ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इनके सन हुए, नाम नहीं बता रहा हूं, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे नाम बताना है। उन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं सुल्तान हूं, मेरा पिताजी सुल्तान हो या ना हो, वो तैमूर के एक तरीके से यहाँ पे उनका नाम लेने वाले हैं, लेकिन मैं सुल्तान हूं। तो उन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। तो सैयद डायनेस्टी जो चौथी डायनेस्टी थी, जो कौन सी डायनेस्टी थी, फोर्थ वंश था जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पे राज किया। और ये बहुत लंबा राज नहीं रहा, छोटा इनका, बाकी की कंपैरिजन में सैयद डायनेस्टी कम रही। लेकिन इसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो आती है बलहोल लोधी ने लोधी डायनेस्टी की जो फाउंडेशन रखी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डायनेस्टी के बाद मुगल शासन आ गया था। तो लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की पांचवी, और मैं कहूँ कि मुगल वंश के बाद जो है लास्ट वो डायनेस्टी थी जो दिल्ली सल्तनत पर रही। तो जिसको जो है बनाया, वो किसने बनाया, बहलोल लोधी ने। अच्छा, बहलोल लोधी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी दिल्ली सल्तनत पर राज करने के लिए। जो सैयद डायनेस्टी थी, उन्होंने, वो इतने कमजोर हो गए थे कि दिल्ली को छोड़कर वो वहां से चले आए। और बहलोल लोधी बिल्कुल अपनी स्वेच्छा से उन्होंने बहलोल लोधी को राजा बना दिया कि लोधी जी आप अब राजा रहिए। तो कोई लड़ाई इस डायनेस्टी ने, अभी तक जितनी भी डायनेस्टी चेंज होती थी तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ जरूर हुई, दिल्ली की सत्ता पाने के लिए लड़ाइयाँ हुई। लेकिन लोधी डायनेस्टी ने जब अपनी डायनेस्टी की शुरुआत की तो कोई लड़ाई नहीं हुई। और बहलोल लोधी अपने आप में इतने माहिर राजा थे कि उन्होंने बिना लड़े ही दिल्ली की सल्तनत को पा लिया। और ये फर्स्ट अफगान डायनेस्टी भी थी इंडिया के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि बहलोल लोधी कहाँ से थे, अफगानिस्तान से थे। अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए और यहाँ पर दिल्ली के सल्तनत को अपने काबू में किया और यहाँ के राजा बन गए। कौन बन गए, बहलोल लोधी। उसके बाद इनके बेटे आए सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी को बसाया और बाद में इसी आगरा को अपनी कैपिटल भी बनाया। पहले आगरा सिटी बनाई और फिर दिल्ली से हटा के आगरा को कैपिटल जो बनाने का काम किया, वो किसने किया, सिकंदर लोधी ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये अपने आप में पोइट भी थे, कहानियां लिखते थे, कुछ रचनाएं करते थे, कविता करते थे, शेर व शायरी करते थे। और
जो हर शेर व शायरी के नीचे अपना नाम लिखते थे, वो सिकंदर लोधी नहीं लिखते थे, वो लिखते थे गुलरुखी। क्या लिखते थे? गुलरुखी पेन नेम था। कौन सा नाम था? पेन नेम था, जो कलम का नाम होता है। तो इनकी जितनी भी रचनाएं आपको, इनकी जितनी भी कहानियां इनके द्वारा लिखी हुई हैं, वो किस नाम से मिलेंगी? गुलरुखी के नाम से मिलेंगी। तो इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि सुल्तान जो थे, सिकंदर लोधी जो थे, उनका पेन नेम क्या था? गुलरुखी था। तो ये लोधी डायनेस्टी के बारे में। और इसके जो लास्ट वो थे इब्राहिम लोधी, लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। देखो, दिल्ली की सल्तनत को दिल्ली सल्तनत ही क्यों बोला गया? क्योंकि इस पर बैठने वाले राजा अपने आप को सुल्तान बोलते थे, और सुल्तान जहां पर राज करता वो होती है सल्तनत। और क्योंकि दिल्ली कैपिटल थी, तो इसलिए इसको बोला गया दिल्ली सल्तनत। और इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत के आखिरी राजा हुए, जिनको किसने हराया? बाबर ने। कहां पे हराया? पानीपत में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से ये हार गए, और बाबर से हारने के बाद लोधी डायनेस्टी का अंत हो गया, लोधी डायनेस्टी खत्म हो गई। और बाबर के जीतने के दो कारण रहे। पहला था गन पाउडर, पहला था गन पाउडर। जो बाबर था, पहली बार अगर गन पाउडर किसी ने इस्तेमाल किया तो वो बाबर ने किया। तोप अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर पहली बार लेके आया, उससे पहले जितनी भी लड़ाइयाँ होती थीं वो सारी होती थी तीर और तलवारों से। किससे होती थी? तीर और तलवारों से। अब ये जो इब्राहिम लोधी थे, इब्राहिम लोधी बैठे हुए हैं, इनके पास बहुत बड़ी सेना थी। इन्हें यह था कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, इतनी इनके पास तलवारें, इतनी इनके पास धनुष, इतनी बड़ी सेना। लेकिन क्योंकि जब बाबर लड़ने आया तो वो अपने साथ क्या ले आया? तोप ले आया, गन पाउडर ले आया, और दूर से दूर ही इन्होंने पूरी सेना पर गोले छोड़ दिए, और सैराम में भगदड़ मच गई, सब जान बचा के भागने लग गए, और उसके बाद लोधी वंश का अंत हो गया। अच्छा, एक बहुत कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, जो मैं बता दूं, आजकल चल भी रहा है कि बाबर को जो है, बाबर पहले भी आता था, पंजाब के एरिया में बाबर आता था, लूट करता था और चला जाता था। लेकिन अब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा ने, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा ने जब ये देखा कि उनके जो राज्य पर इब्राहिम लोधी हमला कर सकता है, क्या कर सकता है? हमला कर सकता है, और दिल्ली सल्तनत में अपने को, क्योंकि एक भयंकर राजा हो गया था, बहुत बड़ा राजा हो गया था, तो उन्होंने राणा सांगा ने क्या किया? बाबर के पास आए। कहां पर आए? बाबर के पास आए, या बाबर को पत्र लिखा, या बाबर को पैगाम भिजवाया, और कहा कि आप पंजाब तक आते हो, वहां के किसानों को लूटते हो और वापसी चले जाते हो, पर ये तो बहुत गलत कर रहे हो। आप आइए, दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद आप दिल्ली पे राज कीजिए। तो बाबर ने कहा कि भाई मैं दिल्ली पे राज कर लूंगा। नहीं, माफ कीजिएगा, राणा सांगा ने खबर कही कि भाई आप आइए, हमला कीजिए इब्राहिम लोधी पर, इसको लूटिए, जितना लूटना लूटिए, और आप चले जाइए लूट के। उसके बाद दिल्ली की सल्तनत पर मैं राज करूंगा। देखिए, अब यहां पे कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि इस इनविटेशन को ऐसा मानते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को इनविटेशन भिजवाया। भाई राणा सांगा तो अपने आप में बहुत महान राजा थे, उनके पास भी अपार शक्ति थी, उनके पास भी एक बड़ी सेना थी, तो वो इब्राहिम लोधी से डर के राणा सांगा बाबर के पास क्यों जाएंगे? कुछ इतिहासकार ये कहते हैं। देखिए, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से हर एक घटना की व्याख्या करते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा, बाबर ने अपनी एक बुक लिखी, बाबरनामा। क्या लिखा? बाबरनामा। बाबरनामा में यह जिक्र है कि राणा सांगा ने बाबर को यह ऑफर दिया कि आप दिल्ली आइए, इब्राहिम लोधी से युद्ध कीजिए, और जितनी लूट करनी है उतनी लूट कीजिए और चले जाइए, बाद में दिल्ली की सल्तनत पे मैं बैठूंगा। और मैं ये तो मानता हूं बहुत अच्छा मूव है राणा सांगा का, अगर राणा सांगा ऐसा सोच रहे हैं। एक राजा क्या सोचेगा? अपनी को बढ़ाने के लिए सोचेगा। और अगर सिर्फ लूट होके और बाबर वापसी चला जाए और दिल्ली की सत्ता पर राणा सांगा बैठ जाए, तो इतिहास कुछ और होता।
जो मुगल आए और मुगलों ने राज किया, ऐसा होता ही नहीं अगर राणा सांगा अपनी इस चाल में कामयाब होते। लेकिन इतिहास ये बताता है कि कहीं तो चूक हुई है। वो चूक क्या हुई वो भी मैं बताता हूं। जब राणा सांगा के कहने पर बाबर जो है पंजाब पहुंचे और दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी हुई, तो बाबर ने यह कहा था कि आप पंजाब में राणा सांगा से कि मुझे ज्वाइन कर लोगे। देखो, जब युद्ध करने कोई जाता है तो डर होता है। बाबर को भी डर था कि इब्राहिम लोदी से हार सकते हैं, तो उन्होंने भी राणा सांगा को ऑफर दिया, ठीक है भाई आपके कहने पे मैं आ रहा हूं, दिल्ली में लूट करूंगा, पंजाब तक सीमित नहीं रहूंगा, लूट दिल्ली तक होगी और दिल्ली के लूट के बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन दिल्ली पंजाब तक मैं अकेला आऊंगा, पंजाब में हरियाणा तक मैं पहुंचूंगा और हरियाणा में आप मुझे ज्वाइन कर लोगे, हरियाणा में मुझे आप ज्वाइन कर लोगे, आप राजस्थान से आओगे, हरियाणा में हम दोनों मिलेंगे और दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी पर हमला करेंगे। डील डन हो गई, दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी पे हमला करेंगे, डील डन हुई। बाबर आए, पंजाब में लूट करी, उसके बाद हरियाणा पहुंचे। अब इंतजार हो रहा है राणा सांगा का, और यह मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ी चूक यहां पे मैं कहूंगा। राणा सांगा ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था दिल्ली की सत्ता को कब्जाने का, लेकिन शायद उनके मन में एक ये बात आई कि इब्राहिम लोदी को मैं हरा नहीं पाऊंगा और बाबर भी हरा नहीं पाएगा। शायद ये मन में आया, हम दोनों मिलकर भी इब्राहिम लोदी को नहीं हरा सकते हैं, या इन दोनों को एक दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं ज्वाइन नहीं करता हूं, अब क्योंकि बाबर तो आ गया है तो लड़ेगा तो है ही, तो इब्राहिम जीते या बाबर जीते, जो भी जीतेगा दोनों को आपस में लड़ मर जाने दो, इसके बाद इन दोनों की शक्ति आधी हो जाएगी और तब मैं फिर जो भी दिल्ली पे होगा, इब्राहिम लोदी होगा या बाबर होगा, जो भी होगा उसके बाद देखा जाएगा। दिल्ली की सत्ता इस युद्ध के, इस पानीपत के युद्ध के बाद हम देखेंगे। यह एक मिस्टेक हुई राणा सांगा से। अगर वो बाबर को ज्वाइन कर लेते, बाबर ने भी अपने बाबरनामा में लिखा है कि जब वो हमले के लिए आए थे, वाकई उनके दिल में ये बिल्कुल ऐसा नहीं था कि उन्हें दिल्ली पर राज करना है, वो सिर्फ लूट के मकसद से आए, क्योंकि राणा सांगा ने उन्हें ज्वाइन नहीं किया और उसके बाद इब्राहिम लोदी को वो हराने में अकेले कामयाब हो गए। इसलिए बाबर दिल्ली की सत्ता पर बैठ गए और उसके बाद वो वापस नहीं गए, और फिर इतिहास है कि किस तरीके से उन्होंने राणा सांगा और बाबर के बीच क्या क्या फिर वो चली, लड़ाइयाँ चली, वो किसी दिन और क्लास में, लेकिन लोधी डायनेस्टी के बारे में इतना इनफ है। और ये 5 वंश मैंने आज पढ़ा दिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी। इससे बाहर सैनिक स्कूल के एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। अगर अभी तक भी आपने हमारा बोफोर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ पढ़ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।